वेलकम टू ब्राइट जेन एजुकेशन। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लिया था। अभी कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सो द क्वेश्चन इज, ए लीव्स अ फर्म डूइंग अ पर्टिकुलर बिजनेस इन मुंबई. He agrees with the other partners of the firm not to start a similar business as that of the firm in and around Mumbai for 3 years. This agreement is, देखना, एक तो ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, बट ये क्या है? ये पार्टनरशिप वाला है। पहले ही बोला था आपको कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को एक्सेप्शन किसका होने वाला है? पार्टनरशिप का। क्यों? क्योंकि वो बंदे ने अगर पार्टनरशिप उधर ही स्टार्ट कर दिया, एक पार्टनरशिप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसने वो फर्म छोड़ा और उसने और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली चीज़ है कस्टमर्स उसके पास चले जाएंगे, तो ये चीज़ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को हार्म करेगी। इसके लिए ये वाला एग्रीमेंट अगर ऐसा करना चाहे पार्टनरशिप लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड एरिया में, तो वो बिल्कुल ही वैलिड होता है, वैलिड एग्रीमेंट होता है। तो ये केस में आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन ए वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए while filling up the insurance application form states his age as 25 believing it to be true. ए ने इंश्योरेंस का फॉर्म भरते वक्त अपना एज 25 डाला, उसको लगा कि शायद वो सच है, उसको पता नहीं था, गलती मतलब जानबूझ के नहीं किया उसने, उसको लगा कि शायद सच है। His actual age was 27, उसका सच का एज था 27, बट उसको आइडिया नहीं था। The Life Insurance Corporation issued a policy in his favor charging a lower premium than what it should be have charged if the actual age had been given. This is a case of, देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ने क्या किया कंपनी ने, उन्होंने कि उसको लेसर प्रीमियम दिया। क्यों? क्योंकि उसने एज कम बताया। अगर ज़्यादा एज बता था तो उसको प्रीमियम ज़्यादा पड़ता था, ठीक है, अगर ज़्यादा पड़ने वाला था, बट एज कम बताने की वजह से उसको प्रीमियम कम पड़ा। तो ये किसका केस है, ये किस तरीके का केस होने वाला है? तो इसमें क्या हुआ है, तो बेसिकली ए को अपना सच का एज पता नहीं था। देखो उसने इंटेंशनली किया है, उसका इंटेंशन नहीं था फंसाने का, तो इंटेंशन नहीं था मतलब क्या याद आ रहा है हमें? तो इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। सो करेक्ट आंसर इज बी, मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो जानबूझ के करता तो ये फ्रॉड होता, ठीक है, मिस्टेक का चांस नहीं था, अनडू इन्फ्लुएंस का भी चांस नहीं था, बट उसने जानबूझ के नहीं किया है, उसका इंटेंशन टू डिसीव नहीं था, फंसाने का उसका इंटेंशन नहीं था। सो इट इज अ क्लियर केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी हैविंग डिस्कवर्ड अ वेन ऑफ ओर on the estate of A adopts means to conceal and does conceal the existence of the ore from A. Owing to A's ignorance, B is enabled to buy the estate at a low price. The contract is, देखना क्या हुआ है केस में कि A का estate था, B वो खरीदने जा रहा था, B को पता चला कि A के estate में कुछ खजाना है, ठीक है, मिनरल्स का खजाना है, लेकिन A इस बारे में अवेयर नहीं था और B ने ये बात A से छुपा के रखी और क्या कर रहा है, A का जो estate है वो कम प्राइस में वो खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो ये केस में क्या किया है, बी ने एग्जैक्टली फ्रॉड किया है, बी ने फ्रॉड किया है। क्यों सर फ्रॉड क्यों किया? उसने क्या किया? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है, उसको पता था फिर भी उसने ए से छुपाया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है? इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए, यानी कि ए अगर चाहे आगे जाके तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है, इसको अवॉइड कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए। ए के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, B let a cabin on hire to pee a prostitute knowing that it would be used for immoral purposes. The agreement is, देखो B को पता था कि P को कुछ immoral purposes के लिए रूम चाहिए और B ने फिर भी वो रूम दे दिया है, B ने फिर भी वो रूम दे दिया। तो ये केस में क्या है? ऐसा वाला एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, ये मॉरल नहीं है, तो इसके लिए क्या होने वाला है? वॉइड होने वाला है, ये होने वाला है वॉइड। ये वैलिड तो बिल्कुल नहीं, इन्फोर्सेबल भी नहीं है और वॉइडेबल नहीं है, तो इस केस में ये क्या होने वाला है? वॉइड होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी हु हैज रॉब्ड ए ऑफ 10,000 टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम इन कंसिडरेशन ऑफ बीज रिटर्निंग 8,000. आफ्टरवर्ड्स बी रिफ्यूज टू पे, ए कैन गेट फ्रॉम बी। ठीक है, इंटरेस्टिंग कैसे समझना क्या बोला यहाँ पे। ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी हु हैज रॉब्ड ए, बी ने ए से रुपया चोरी किया था, बी ने ए को लुबाड़ा था, बी ने ए से 10,000 रुपया चोरी किया था, ठीक है। तो क्या किया, ए ने केस फाइल कर दिया कोर्ट में, ठीक है। आगे जाके क्या होता है कि ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, क्या बोलता है कि भाई तू मेरे को 10,000 नहीं बट 8,000 रिटर्न कर दे, मैं केस वापस ले लेता हूँ, मैंने तेरे अगेंस्ट जो चोरी का केस डाला है, तेरा भी नुकसान हो रहा है तो मैं केस वापस ले लेता हूँ, बट तूने मेरे से जो 10,000 चोरी किए थे तू मेरे को उसमें से 8,000 वापस दे देना।
ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, समझ लो इसको, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो पर्पज है वही अनलॉफुल है। चोरी ये लॉफुल है क्या? नहीं ना, तो ये अनलॉफुल है। तो इस केस में क्या होने वाला है, ये क्या हुआ है एग्जैक्टली कि आफ्टरवर्ड्स बी रिफ्यूज टू पे, यानी कि बी ने आगे जाके बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा, बी ने बोला कि 8,000 नहीं दूंगा, भूल जाओ। तो इस केस में ए कैन गेट फ्रॉम बी नथिंग। देखो लॉ कितना अजीब है, ए बी से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं था बेटा। कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही क्या था कि चोरी कैसा किया हुआ पैसा तुम वापस कर दो, ये वैलिड बिल्कुल भी नहीं था। तो इस केस में आगे जाके ए इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता है और आगे जाके ए बी से 1 रुपया भी नहीं मांग सकता है। यानी कि अगर लॉफुल वे से जाना चाहे कोर्ट में केस करवाए, केस में अगर वो जीता है तो उसको पूरा पैसा वापस मिलेगा, बट ऐसे आलतू फालतू कॉन्ट्रैक्ट वो ना करे। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 5,500। दिस इज, समझना क्या बोला है, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹500। दिस इज सिंपल चीज़ है, मैजिक वगैरह एक्चुअल में लॉ मैजिक में बिलीव नहीं करता है। ठीक है, लॉ ऐसा नहीं बोलता है कि जादू से कोई खजाना वगैरह मिलेगा। तो इस केस में क्या है, ये जो बन रहा है इट इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ही वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखो लॉ में बैठ ही नहीं रहा है ना, ट्रेजर वगैरह मैजिक से ये चीज़ें लॉ में बैठ ही नहीं रही है। सो दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स a tailor employed Y as his assistant under an agreement that Y on termination of his employment shall not start the business of a tailor. This restraint is, देखना क्या क्या बोला है कि X ने Y को एम्प्लॉय किया, X टेलर था, ठीक है, X टेलर है, उसने Y को एम्प्लॉय किया है और Y को क्या बोला कि जब तेरा काम खत्म हो जाएगा, जब तेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तू टेलरिंग का बिजनेस नहीं कर सकता है। दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू पुट अ कॉन्ट्रैक्ट और पुट अ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमेशा हमेशा वॉइड होता है, ये हमेशा हमेशा वॉइड होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वॉइड, ऑप्शन ए वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लीव्स अ फर्म डूइंग अ पर्टिकुलर बिजनेस इन दिल्ली, ही एग्रीज विद अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म नॉट टू स्टार्ट अ सिमिलर बिजनेस एज दैट ऑफ द फर्म इन दिल्ली फॉर 2 years। दिस एग्रीमेंट इज, ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने देखा मुंबई वाले केस में था। क्या हुआ है कि एक्स ने पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दिया है, दिल्ली में पार्टनरशिप फर्म था और एक्स ने बचे हुए पार्टनर्स के साथ क्या एग्रीमेंट किया कि 2 साल तक, आगे आने वाले 2 साल तक मैं दिल्ली में सिमिलर बिजनेस नहीं करूंगा। तो ये केस में क्या होगा, ये एग्रीमेंट जो होता है आपका हमेशा वैलिड होता है। देखना, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को मैं वापस वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, वही दोहरा रहा हूँ कि ये जो पार्टनरशिप वाला है ना, ये एक एक्सेप्शन है, इस केस में वैलिड हो जाता है। ठीक है, सो इस केस में क्या है, ये आपका जो एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, X promises to supply Y 1 तोला of gold brought from the sun a star this is। देखना क्या क्या बोला है, क्या क्या चीजें दी गई कि X Y को बोल रहा है कि 1 तोला सोने का दूंगा, बट किससे लाया, सूरज से लाया हुआ। कितना वेग है बातें करने का तरीका, ये समझ लो इस बात को। तो इस केस में क्या है, ये जो पूरा है एग्रीमेंट वो लीगल ही नहीं है, कुछ चीजें उसमें लॉजिकली नहीं है, तो वो केस में क्या बनता है, वो वॉइड एग्रीमेंट। देखो इन्फोर्सेबिलिटी कुछ भी लगता ना, एटलीस्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो बनता, बट ये लॉफुल ही नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वही लीगल नहीं है। सूरज से लाया हुआ सोना ऐसा कुछ चीज होता है क्या? नहीं, लॉ में ऐसा कुछ चीज को बोला नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोमिसेस बी नॉट टू कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस एज दैट ऑफ बी इफ बी पेज हिम अ सर्टन अमाउंट, बी पेज द मनी बट ए कंटिन्यूज टू कैरी ऑन द बिजनेस, बी कैन। देखो क्या क्या बोला है, ए प्रोमिसेस बी नॉट टू कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस। क्या बोला है कि ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि ए बी के जैसा बिजनेस नहीं करेगा। ठीक है, क्या किया, फिर बी ने पैसा दे दिया इसको और आगे जाके फिर भी ए ने बिजनेस को कंटिन्यू रखा। तो इस केस में बी क्या कर सकता है, बी कैन डू नथिंग, बी कैन डू नथिंग। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट कौन सा वाला था, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और ऐसे वाले एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये वॉइड होते हैं, इसकी लॉ में कोई भी जगह नहीं है। तो इस केस में आगे जाके बी जो है वो आगे जाके कुछ भी नहीं कर सकता है, बी के लिए कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो इस केस में बी कैन डू नथिंग, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ए परचेसेस बीज बिजनेस ऑफ सेलिंग नेकटीज इन दिल्ली, ए कैन रिस्ट्रेंट बी फ्रॉम। ठीक है, क्या हुआ कि ए ने बी का धंधा खरीद लिया है, इस केस में क्या किया, ए ने बी का धंधा खरीदा है नेकटीज बनाने का। ठीक है, कुछ बनाएगा, टी शर्ट्स वगैरह बनाने का, बी का धंधा ए ने खरीद लिया है। तो ऐसे केस में ए बी को रोक सकता है क्या? हाँ सर, बी को रोक सकता है। कब तक के लिए रोक सकता है? सर्टन पीरियड के लिए दिल्ली में नेकटीज का बिजनेस करने से रोक सकता है। बट सपोज अगर बी चाहे
शोरमा बेचना, तो वो क्या बेच सकता है? हाँ बेच सकता है। और कुछ भी बेचना चाहे तो बेच सकता है, हाँ सर बेच सकता है। बट बी सिमिलर बिजनेस, समझ पा रहे हो? बी सिमिलर बिजनेस, जो उसने ए को बेचा है वही सेम बिजनेस वो दिल्ली के एरिया में सर्टन पीरियड तक नहीं कर सकता है, एंड इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। तो इस केस में क्या करेक्ट आंसर है सर? क्या कर सकता है? ए कैन रिस्ट्रेन बी फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी डूइंग द बिजनेस ऑफ सेलिंग नेकटीज। देखो नेकटीज बेचने का बिजनेस इन दिल्ली फॉर अ लिमिटेड पीरियड। अभी इसमें समझना क्या क्या क्रक्स है। एक तो नेकटीज बेचने का बिजनेस वो नहीं कर सकता है, लेकिन सपोज अगर वो नेकटीज बेचने का बिजनेस मुंबई में करना चाहे, हाँ कर सकता है। शोरमा बेचने का बिजनेस दिल्ली में करना चाहे तो कर सकता है। सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस सिमिलर लोकेलिटी में नहीं चलेगा। समझ पा रहे इस बात को? और वो भी सर्टन पीरियड के लिए। सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस सिमिलर लोकेलिटी एंड फॉर अ सर्टन पीरियड इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इज नॉट एक्सेप्टेबल। सिमिलर पीरियड के लिए वो बिजनेस नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोमिस्ड टू मैरी बी। ठीक है, ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह है, जो मैरिज वाला हमने देखा थोड़ा बहुत उसी की तरह लिंक करेंगे उससे। एंड none else and promised her to pay a sum of 5,000 in addition to what he gets from the other party if he marries someone else. A marries C and gets 10,000 from C. B can get from A. समझना बेटा क्या हुआ इस केस में? A ने B को प्रॉमिस दिया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, ठीक है, और क्या बोला कि मैं तुमको क्या दूंगा? 5,000 दूंगा, और एडिशन में क्या दूंगा कि मुझे सामने वाले पार्टी से अगर मैंने किसी और से शादी किया तो जो भी पैसा मुझे मिलेगा, यानी कि डाउरी की बात हो रही है बेटा, अगर मुझे डाउरी मिली तो मैं तुम्हें दूध दे दूंगा। ऐसा चलेगा क्या? बिल्कुल भी लीगल नहीं है, बिल्कुल भी लीगल नहीं है। लॉजिकल बात ये है ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में ये जो एग्रीमेंट वगैरह है वो पूरा वॉइड होता है। और ऐसे केस में क्या है? बी आगे जाके ए से कुछ भी नहीं मांग सकता है। ठीक है, बी आगे जाके ए से कुछ भी नहीं मांग सकता है, क्योंकि इस केस में बी कैन डू नथिंग। बी कैन गेट फ्रॉम ए नथिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रॉमिस बी to obtain an employment for him in a public office. B promised to pay 2,000 for this. B gets a job through A but refuses to pay the money. A can. समझना अभी क्या बोला है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्या बोला है कि A ने B को प्रॉमिस दिया कि मैं तुमको सरकारी नौकरी दूंगा, बराबर है ना? पब्लिक ऑफिस यानी कि सरकारी नौकरी। A ने B को प्रॉमिस दिया कि मैं तुमको सरकारी नौकरी दूंगा, तुम मेरे को पैसा दो। ऐसा भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं रहता। ठीक है, नौकरी पे वगैरह लगा दूंगा, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहता है। प्लेसमेंट सर्विसेज वो अलग हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि वो बोल के दे रहा है, ठीक है, जिम्मेदारी, या क्या करेगा इस केस में? वो टेबल के नीचे से पैसा देगा, रिश्वत देगा, और फिर जाके उसको कहीं पे जॉब लग जाएगा। तो ये ऐसा बिल्कुल भी वैलिड नहीं है लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि बी ने प्रॉमिस दिया था 2,000 देगा अगर नौकरी मिला तो ए को। बी को नौकरी तो लग गई, बट आगे जाके बी को क्या हुआ? बी ने ये पैसा देने से नकार कर दिया। बी ने ए को बोला मैं तुमको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो ऐसे केस में क्या ए पैसा ले सकता है? तो ए बी से कुछ भी नहीं रिकवर कर सकता, क्योंकि एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं था, लॉ में इसमें कुछ पोजीशन ही नहीं था। तो इसके लिए ए जो है वो बी से कुछ भी पैसा नहीं ले सकता है। ठीक है, सो क्या इस केस में करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपका? ऑप्शन सी, डू नथिंग। ए कैन डू नथिंग, ए कैन रिकवर नथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अ हिंदू ऑलरेडी मैरिड विद अ लिविंग वाइफ बी। ए हिंदू है जिसका शादी बी से हो गया है। ठीक है, एंटर्स इनटू अ मैरिज एग्रीमेंट विद अ विडो ऑफ 30 ईयर्स ऑफ एज। दिस एग्रीमेंट इज डैश। सिंपल चीज़ है बेटा, हिंदू लॉ के हिसाब से, मैंने पहले ही बोला था हमारे लेक्चर सीरीज में कि हिंदू लॉ के हिसाब से हम लोग एक ही बार शादी कर, मतलब एक ही शादी में रह सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, अगर आपने डिवोर्स ले लिया है, लीगली प्रॉपर कर दिया, तो दूसरा शादी कर सकते हो। बट ऑलरेडी एक आपका लीगल मैरिज वैलिड है जो चल रहा है, उसी के साथ आप दूसरा शादी हिंदू लॉ के हिसाब से तो नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में ए ने जो काम किया है वो लॉ के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये केस में क्या हुआ है? दिस एग्रीमेंट इज एग्जैक्टली वॉइड बिकॉज ऑफ बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ। देखो हिंदू लॉ के हिसाब से फॉरबिडन है, यानी कि लॉ के हिसाब से वैलिड नहीं है। तो ये ए जो है वो ऐसा शादी नहीं कर सकता है, इसलिए जो एग्रीमेंट है इट इज वॉइड बिकॉज ऑफ बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ, बिकॉज ऑफ बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजीव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद लता टू मैरी हर ऑन अ फिक्स्ड डेट। ठीक है, मैरिज का अगेन एग्जांपल आ गया है। हाउएवर बिफोर द मैरिज डेट राजीव वेंट मैड विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज द वैलिड रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या क्या बोला है देखना, समझना चाहिए। राजीव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद लता टू मैरी हर ऑन अ फिक्स्ड डेट। देखना ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इट इज नॉट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज।
ये शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बाकी सारे क्या थे कि मैं शादी अगर मेरा दूसरे से हुआ तो वगैरह था। इसमें क्या बोला, राजू ने लता को बोला कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है। इट इज इन पोजिशन ऑफ मैरिज, ठीक है, कि मैरिज करने का कॉन्ट्रैक्ट है, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट है। हाउएवर बिफोर द मैरिज डेट राजू पागल हो गया। विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट विच इज द वैलिड रिस्पॉन्स, तो वैलिड रिस्पॉन्स क्या है? पहला क्या है, लता कैंट मैरी टिल राजू डाइज, ऐसा कुछ नहीं है, राजू पागल है, लता चाहे उससे शादी कर सकती है, राजू का मरना उसके लिए नेसेसरी नहीं है। सेकंड, द एग्जीक्यूटर्स ऑफ राजू कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट लता, एग्जीक्यूटर्स कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? देखो शादी का तो एकदम पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट था ना दोनों का। राजू का भाई बोलेगा कि राजू मर गया, राजू का भाई संजू बोलता है कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे से शादी कर लो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। राजू ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो राजू और लता का ही शादी होना था, वो कॉन्ट्रैक्ट संजीव एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है बेटा, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। देखो स्टार्टिंग में लीगल था क्योंकि शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट था, रिस्ट्रेंट में नहीं था, तब तक वो लीगल था, बट आगे जाके क्या हुआ है वो कि राजू जो बंदा था वो पागल होगा, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या था, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी एग्री टू डील इन स्मगल्ड गुड्स एंड शेयर द प्रॉफिट्स, ए रिफ्यूजेस टू गिव बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दिस केस। देखना ए एंड बी ने क्या एग्री किया है कि स्मगल्ड गुड्स में वो काम करेंगे, स्मगलिंग करेंगे चीज़ों का, ये वैलिड नहीं है बेटा। समझ लो पहले कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इटसेल्फ नॉट वैलिड, यानी कि आगे जाके कोई भी चीज़ होगा वो अनलॉफुल इलीगली होगा। आगे जाके अगर कोई भी चीज़ होता है तो ए बी से कुछ रिकवर नहीं कर सकता और बी भी ए से कुछ रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सेटलमेंट है यही वैलिड नहीं है, ठीक है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, बी हैज़ नो रेमेडी एज द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल। देखना स्मगल्ड गुड्स है तो इसके लिए इलीगल है, सो बी आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट को आगे जाके कोर्ट में बता ही नहीं सकता है कि हमारा ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे पैसा चाहिए, नहीं मांग सकता है। कोर्ट बोलेगा तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वही पहले से इलीगल है, तो आगे जाके तुमको कुछ नहीं मिलेगा, आगे जाके तुमको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी एग्री दैट लॉ ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट अप्लाई टू देम, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो होता है वो ए एंड बी को अप्लाई नहीं करेगा, ऐसा दोनों ने आपस में सोच लिया है, ठीक है। अ डेट बिकम्स, डेट यानी कि कर्जा, बिकम्स टाइम बार्ड एंड ए रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट, कैन बी रिकवर द अमाउंट अंडर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। क्या हुआ है कि दोनों में जो कुछ लोन था, डेट बिकम्स टाइम बार्ड, यानी कि ए ने पैसा देने से मना कर दिया है, टाइम बार्ड, ठीक है, बहुत साल तक। लॉ ऑफ लिमिटेशन में क्या बोलता है बताया जनरली कि कोई भी अगर लोन वगैरह ले तो 3 साल में उसको चुकाना रहता है। 3 साल में अगर ऐसा कुछ रहेगा, डेट वगैरह रहेगा ना, वैसा बैंक के कर्जे की नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल्स के लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर उनका सेपरेट एग्रीमेंट है तो ठीक है कि 5 साल तक चलेगा वगैरह कुछ, बट वैसा कुछ नहीं, तो जनरली 3 साल के अंदर अंदर पैसा वापस देना रहता है। इट इज़ अ टाइम बार्ड डेट, ठीक है। बट ए एंड बी ने आपस में डिसाइड किया था कि उनको एप्लीकेबल नहीं होना है, यानी कि उन्होंने लॉ के अगेंस्ट जाने की कोशिश की थी, समझ लो इस बात को, उन्होंने लॉ के अगेंस्ट जाने की कोशिश की थी। तो ये पार्ट में क्या होगा, फिर क्या पूछा यहाँ पे, कैन बी रिकवर द अमाउंट अंडर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, ये जो दोनों का एग्रीमेंट था उसके अंदर क्या भी अमाउंट को रिकवर कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज नो, द एग्रीमेंट फॉल्स अंडर सेक्शन 23 एंड हेंस वॉइड, यानी कि एग्रीमेंट जो है इट इज वॉइड, फॉल्स अंडर सेक्शन 23। सेक्शन 23 किसके बारे में बात करता है बेटा, सो इट डिफाइंस व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, ये सेक्शन 23 में बोला गया है। इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट था या एग्रीमेंट था ये लॉफुल ऑब्जेक्ट पे बनाया नहीं गया था, तो इसके लिए ये जो है वो वॉइड है। एंड नो, द एग्रीमेंट फॉल्स अंडर द सेक्शन 23 एंड हेंस इट इज वॉइड, हेंस इट इज वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोरोज 5000 फ्रॉम बी टू परचेस अ रिवॉल्वर टू शूट सी। देखो पहले ही क्या किया है, ए ने बी से पैसा लिया 5000, क्यों लिया, सी को शूट करने के लिए, अनलॉफुल पर्पज है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कैन बी रिकवर हिज लोन ऑफ 5000, बी क्या है, पैसा वापस ले सकता है, रिकवर कर सकता है क्या लोन को, समझते क्या है, नो, द एग्रीमेंट फॉल्स अंडर सेक्शन 23 एंड हेंस वॉइड। सेम वाला ऊपर वाले लॉजिक एप्लीकेबल हो रहा है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, कंसिडरेशन लॉफुल है ही नहीं, तो इसके बारे में क्या हो रहा है, फिर इसके लिए सेक्शन 23 के अंडर आ रहा है एंड इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोरोज फ्रॉम बी 500 टू बेट विद सी। देखना क्या हुआ है कि बी से बेट करने के लिए ए ने बी से पैसा लिया है, किसके लिए, तो सी के साथ बेट करने के लिए। अगेन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉजिक सिंपल समझ लो, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कैन बी रिकवर द अमाउंट ऑफ हिज लोन, सेम लॉजिक फ्लो हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन सेम लाइन पे थे। नो, द एग्रीमेंट इज
वेजरिंग एग्रीमेंट एंड फॉल्स अंडर सेक्शन 23 एंड हेंस वॉइड। देखना बेट कर रहा है मतलब क्या है, बेट क्या है, वेजरिंग, पहले ही बताया था बेटिंग वगैरह क्या होता है, वेजरिंग एग्रीमेंट होता है, और ऊपर से तो लॉफुल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसके केस में क्या है, सेक्शन 23 अगेन एंड अगेन कोई रिकवरी नहीं होगा, नो द एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट इज वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेड 500 टू अ गवर्नर सर्वेंट टू गेट हिम अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कैंटीन। ठीक है, कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए ए ने गवर्नमेंट सर्वेंट को 500 रुपया पे किया है। समझ लो इस बात को अच्छे से। द गवर्नमेंट सर्वेंट कुड नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट, कैन ए रिकवर 500 पेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, अभी देखना क्या बोला है, सपोज समझ लो इस बात को अच्छे से कि अगर टेंडर वगैरह निकलता है, लीगली अगर प्रोसीजर हो रहा है, उसका कुछ फीस भरा होता तो अगर आगे जाके उसके बारे में कुछ ट्रीटमेंट अलग होता है, बट ये क्या हो रहा है कि ये ब्राइब दिया है, गवर्नमेंट सर्वेंट को ब्राइब दिया है कि मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट दे दो, तो ऐसे केस में ये जो रिकवरी है पैसे का नहीं हो सकता है। सो इन दिस केस द आंसर इज नो, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ऑब्वियसली एग्रीमेंट ये वॉइड है और इस केस में रिकवरी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड to deliver a part of a specific crop of potatoes. The potatoes were destroyed by blight, though no fault of the party the contract is. क्या हुआ था कि पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया था पोटैटोज को डिलीवर करने का, बट पोटैटो ब्लाइट की वजह से खराब हुआ। ब्लाइट मतलब क्या है, एनी डिजीज दैट किल्स प्लांट्स, प्लांट्स को किल करने वाला कोई भी डिजीज, यानी कि पोटैटो खराब हो गए कोई भी रीजन की वजह से, लेकिन किसका भी गलती नहीं था इस केस में, बट फिर भी अभी पोटैटो तो खराब हुए, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, और इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है मतलब भी वो क्या बन रहा है, वॉइड, वॉइड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का जो था मेन पर्पस था, ऑब्जेक्ट था पोटैटोज, वही खराब हो गए, तो इसके लिए क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन यानी क्या है, खराब हो गया, तो इस केस में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A contracts to sing for B at a concert for 1,000 which are paid in advance. A is too ill to sing. Which of the following options is correct? क्या हुआ है देखना समझना। A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट में गाना गाऊंगा, और उसके लिए B ने A को 1,000 रुपया एडवांस पे कर दिया, लेकिन जब एक्चुअल इवेंट का कॉन्सर्ट का टाइम आ गया, ए की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो बेड से भी उठ नहीं पा रहा था, तो गाना कैसे गाएगा, तो वो केस में फिर ए क्या कर पाए, ए ये अपना एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में ए को क्या करना पड़ेगा, ए को क्या करना पड़ेगा, तो ए को उसने जो एडवांस लिया था वो बी को रिटर्न करना पड़ेगा। याद रखना, क्यों, क्योंकि उसने काम ही नहीं किया ना, अपना परफॉर्मेंस ही नहीं हुआ, तो ऐसे केस में ए को बी को एडवांस रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या होता है पता है, बी क्या बोलता है ए को कि मैंने तुमको जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, गाना गाने के लिए तुम नहीं आए, इसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, तो प्रॉफिट भी मुझे भरवा के दो। ए बोलेगा नहीं, ये नहीं होगा, यानी कि ए कितना नुकसान का भरपाई देगा कि जो उसने लिया था, जो पैसा लिया था इन्हें, गाना नहीं गा पाया, इसके लिए एडवांस को रिटर्न दे देगा, इतना ही बेसिकली प्रोविजन हो जाएगा। ठीक है, समझते, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ए इज नॉट बाउंड टू मेक कंपेंसेशन टू बी फॉर द लॉस ऑफ द प्रॉफिट विच बी वुड हैव मेड इफ ए हैड बीन एबल टू सिंग। अगर ए गाना गाता तो बी को जितना प्रॉफिट होता, अगर वो भी प्रॉफिट बी रिकवर कर रहा है तो ये वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। ए क्या रिटर्न करेगा, बट मस्ट रिफंड टू बी 1,000 पेड इन एडवांस, जो ए को एडवांस मिला था 1,000 रुपया, वो उसको वापस देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस अपना नहीं दिया है, उसने परफॉर्मेंस अपना नहीं दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ गोडाउन एंड रिसीव्ड एडवांस पेमेंट्स फॉर द सेम, ही डिड नॉट कंप्लीट द वर्क एंड द गवर्नमेंट टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ है, सिंपल चीज़ है, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक कॉन्ट्रैक्टर को एक गोडाउन बनाने का, ठीक है, एक गोडाउन बनाने का, और उस केस में कॉन्ट्रैक्टर ने क्या था, एडवांस ले लिया था, बट कॉन्ट्रैक्टर ने टाइमली उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया है, और बाद में गवर्नमेंट ने उसको टर्मिनेट कर दिया, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया है। तो इस केस में फिर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो समझना क्या क्या एग्जैक्टली, द गवर्नमेंट कैन क्लेम डैमेजेस, गवर्नमेंट का डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, और ऑब्वियसली कर सकती है, क्योंकि उसने काम नहीं किया है, तो गवर्नमेंट का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो किससे लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर से लेंगे, तो ये तो हो जाएगा सर। उसके बाद क्या है, द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 65 कुड रिकवर द अमाउंट एडवांस टू द कॉन्ट्रैक्टर, जो एडवांस उसको पे किया था क्या उसको रिकवर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा, एडवांस तो रिकवर होता ही है। एंड थर्ड, द गवर्नमेंट कैन नॉट क्लेम डैमेजेस, ये नहीं, गवर्नमेंट डैमेजेस क्लेम करेगी, पैसा पूरा वसूलेगी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ, इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ, ठीक है, क्या हुआ है,
एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड देखना पास्ट टेंस है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी परफॉर्म हो गया है। सो इसमें क्या ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज, कौन बोथ द पार्टीज सर, ऑफरर एंड ऑफरी, दोनों का भी जो भी ऑब्लिगेशन था रिस्पेक्टिव वो कंप्लीट हो गया है। तो इस केस में क्या बनता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको ही क्या है, ऑप्शन क्या करेक्ट है, ए, बोथ द पार्टीज हैव बीन फुलफिल्ड इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज हैव बीन फुलफिल्ड। बाकी ऑप्शंस को भी देख ले, बोथ द पार्टीज आर आउटस्टैंडिंग, अगर आउटस्टैंडिंग है किसी का भी तो उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आगे एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वन पार्टी इज आउटस्टैंडिंग सेम एंड नन ऑफ दिस, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। अगर दोनों का ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया, तो वो क्या होता है फिर आपका बोथ द पार्टीज हैव बीन फुलफिल्ड, इट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, पास्ट टेंस में आ रहा है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज, क्या बोला था पहले कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज माइनर इज नॉट कंपेरेटिव टू कॉन्ट्रैक्ट, हमने कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही देख लिया था। सो कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, जो हमने पहले ही देखा, क्या क्या बोला था मैंने, एक तो माइनर नहीं होना है, अनसाउंड माइंड का नहीं होना है, और लॉ के हिसाब से उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं होना है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, इफ बोथ आर नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, ये करेक्ट है, ठीक है, वो अनसाउंड माइंड के नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। सेकंड, इफ नन इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, यानी कि वो लॉ के हिसाब से भी डिस्क्वालीफाइड नहीं, ये भी करेक्ट है सर। एंड इफ बोथ हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी या मैच्योरिटी बोल सकते हैं, मेजर है वो, मेजर यानी कि 18 के ऊपर है, या मैच्योर्ड है 18 के ऊपर है, तो ये तीनों भी कंडीशंस में से कोई भी सेटिस्फाई कर लेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही तो थी ना कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमारा यही था कि माइनर नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड वाला बंदा नहीं कर सकता, और डिस्क्वालीफाइड बाय अदर लॉज वाला बंदा भी नहीं कर सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।